मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th मैथ्स। एग्जैक्टली दिस वाज अ मच अवेटेड लेसन और बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि जल्दी से इस लेसन पे वीडियो बनाओ। सो हियर आई एम। तो हमेशा की तरह हम इस पूरे लेसन को ख़त्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में और इसे कुछ इस तरह से ख़त्म करेंगे कि पूरे वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे। एग्जैक्टली तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई हैव बीन बिल्डिंग दिस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म सिंस 2011, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बाइनोमियल थ्योरम का जो ये लेसन है, ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लेसन है जिसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझो लाइफ झिंगा लाला। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे इस थ्योरम को लगाएं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइनोमियल, बाई माने टू, दो। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना? तो अब बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है? तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना आसान बनाता है। ठीक है, कैसे? मान लो तुम्हारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पावर लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल x + y टू द पावर 11। ठीक है, तो इस तरह के दो टर्म वाले एक्सप्रेशन जिसके ऊपर एक बड़ा सा पावर लगा हुआ है, इन्हें सॉल्व करने का एक शॉर्टकट, एक इजी, एक सिंपल सा फॉर्मूला देता है हमें बाइनोमियल थ्योरम। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स बाइनोमियल थ्योरम यही करता है। अब आप कहोगे कि डू वी रियली नीड दिस थ्योरम? क्या हमें सच में बाइनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत है? वेल, ज़रूरत है। मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा, एक सिंपल सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लेते हैं a + b। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं, a और b। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब इसका एक पावर भी लगा देते हैं, एकदम सिंपल सा छोटा सा पावर लगाते हैं, a + b टू द पावर 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी वही पूछने वाली बात है। एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, तो a + b टू द पावर 0 भी 1 ही होगा। बिल्कुल सही। चलो पावर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, a + b टू द पावर 1। अब बताओ, अरे मैम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? a + b टू द पावर 1 तो a + b ही होगा। बिल्कुल होगा। पावर और बढ़ाते हैं, a + b टू द पावर 2। अरे ये तो a + b होल स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। बिल्कुल सही। और बढ़ाएंगे a + b होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला हमें आता है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं a³ + 3a² + 3ab² + b³। बिल्कुल सही जा रहे हो। अब यहाँ पर शायद आपने नोटिस किया होगा कि a + b होल क्यूब का जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो मैंने बड़ी अरेंज करके लिखा, बट आप कहोगे कि मैम मैंने तो इस फॉर्मूले को ना ऐसे याद किया था, a³ + b³ + 3ab a + b। वो भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, बट मैंने इसे यूं सजा के इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इससे आगे जाके आपको बाइनोमियल थ्योरम बताना है, और बाइनोमियल थ्योरम में ये जो अरेंजमेंट है ना, इसका छोटा सा एक रोल है जो आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये सब बातें हटाओ, हम और आगे बढ़ते हैं। मैं पावर को थोड़ा और बढ़ाती हूँ। अब बताओ कि a + b टू द पावर 4, इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ, क्या आपने ये फॉर्मूला कभी याद किया है? फॉर्मूला तो याद नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं मैम, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम a + b टू द पावर 4 को ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि a + b इंटू a + b होल क्यूब, और a + b होल क्यूब का फॉर्मूला तो हमें आता है, तो हम इसे फॉर्मूला में डाल देंगे और फटाफट से सॉल्व कर देंगे, और देखो ये आ गया आंसर। आंसर तो आ गया, चलो अच्छी बात है। बट अब अगर मैं इसी तरह से पावर को बढ़ाती चली जाऊं तो क्या तुम हर बार इसे ऐसे सॉल्व कर पाओगे? अगर मैं पूछूं a + b टू द पावर 15,
अब क्या करोगे बच्चों? क्या अब भी ऐसे ही बैठ के सॉल्व करते रहोगे सुबह से शाम तक? नॉट रियली, राइट? तो इसीलिए हमें चाहिए कुछ ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे हम फटाक से इसे भी सॉल्व कर सके, और इसीलिए आया है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली गिव्स अस एन एक्सप्रेशन that helps us to expand anything in the form of a plus b to the power n। अगर हमारे पास a plus b to the power n के फॉर्म में कुछ भी है, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से बड़ी ही आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आएगा कहाँ से? आसमान से टपकेगा? नॉट रियली, इसे हम खुद ही निकालेंगे। देखो कैसे। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा पावर बढ़ता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न किसका? पैटर्न ऑफ द कोफिशिएंट्स। जैसे कोफिशिएंट क्या है? जैसे पहले वाले टर्म में राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर 2 टर्म्स है, उनके कोफिशिएंट्स है 1, 1। यहाँ 3 टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट्स है 1, 2, 1। यहाँ पर 4 टर्म्स है और इनके कोफिशिएंट्स है 1, 3, 3, 1। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि हर एक केस में जो पहला और आखिरी टर्म है वो है 1। तो इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पर बनाएं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले केस में 1 है कोफिशिएंट, दूसरे केस में है 1, 1, तीसरे केस में है 1, 2, 1, चौथे केस में है 1, 3, 3, 1, पांचवें केस में है 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के शेप में हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं और हर एक रो में पहला और आखिरी नंबर जो है वो मेरा 1 है, राइट? सो दिस इज अ पैटर्न दैट वी नोटिस, और ये जो पैटर्न है यही पैटर्न हमें ले जाएगा बाइनोमियल थ्योरम तक। यही पैटर्न हमें बताएगा कि किस तरह से हम बड़ी ही आसानी से, चाहे कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, हम उसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जो पैटर्न हमें दिखता है ये हमें इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए दिखता है। मतलब कि जब इंडेक्स की वैल्यू जो है 0 है तो ये पैटर्न, 1 है तो ये पैटर्न, 2 है तो ये पैटर्न, 3 है तो ये पैटर्न, 4 है तो ये पैटर्न। सो इंडेक्स इज बेसिकली पावर। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा ट्रायंगल इसी पैटर्न में बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि क्या इस पैटर्न को सिर्फ देखते हुए हम ये एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें लिखना है x + y का होल क्यूब, इसको लिखना है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम जो है इसका फॉर्मूला भूल चुके हैं। मतलब ये a + b होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम भूल गए हैं। तो हमें सिर्फ इस पैटर्न को देख के ये लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पावर कितनी है? पावर है यहाँ पे 3। सो 3 वाले रो पे फोकस करेंगे जो कि ये है। तो इस रो के हिसाब से जो चारों कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे 1, 3, 3 और 1। ठीक है, चूँकि इसका पावर 3 है, अब चूँकि 4 कोफिशिएंट्स हैं तो लेट्स एज्यूम कि इसके मानते हैं कि 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसके अब क्या होगा? जो वेरिएबल्स होंगे, अब हम नोटिस करते हैं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न कि जो मेरा पहला वेरिएबल होता है एक्स का जो पावर है वो पहले टर्म से आखिरी टर्म तक धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यानी कि यहाँ पर x की पावर होगी x³, यहाँ पर x², यहाँ पर x, और यहाँ पे x टू द पावर 0 विच इज़ 1। और y का जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे y टू द पावर 0 यानी कि 1, उसके बाद y, उसके बाद y² और उसके बाद y³। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x³ + 3x² + 3xy² + y³। Isn't it exactly the same as this formula? Yes, it is. तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल हो तो सिर्फ इस ट्रायंगल के हेल्प से ही मैं इस तरह के बाइनोमियल जो टर्म्स होते हैं, 2 टर्म वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके पावर चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, x + y टू द पावर 20, 30 कुछ भी हो, वो हम लिख सकते हैं।
तो अभी अभी जो ट्रायंगल हमने बनाया उसे हम कहते हैं पैस्कल्स ट्रायंगल। पैस्कल का नाम तो आपने सुना ही होगा, इतने बड़े मैथमेटिशियन है। इनफैक्ट जब हम फिजिक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में पैस्कल का नाम ज़रूर आता है, राइट। तो इस ट्रायंगल को भी उनके नाम के ऊपर ही नाम दिया गया है, पैस्कल्स ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ a + b⁴ n के फॉर्म में दी हुई है और अगर मैंने उसका पैस्कल्स ट्रायंगल बना लिया तो मेरा काम खत्म, राइट, क्योंकि फिर मैं आसानी से उसे एक्सपैंड कर सकती हूँ। बट सवाल ये उठता है कि क्या पैस्कल्स ट्रायंगल हमेशा ड्रॉ करना पॉसिबल है? फिर वही दिक्कत, क्योंकि अगर फिर से मैं आपसे वही सवाल पूछूं कि a + b⁵ तो भैया पैस्कल ट्रायंगल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर 15 रो हो, हर इंडेक्स के लिए 1 2 0 1 2 3 4 करके 15वां रो तक जाना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, नहीं क्या? तो इसीलिए हम पैस्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ करने की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो पैस्कल के ट्रायंगल में जो वैल्यूज़ है ना, जैसे 1 1 2 1 1 3 3 1, ये जो 1 3 2 4 6 ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आई कहाँ से? अगर एक बार हमने वो फाइंड आउट कर लिया कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, फिर हम आसानी से एक फॉर्मूला डिवाइस कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं। अब हमारा चैलेंज ये है, हमें ये जानना है कि ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं पैस्कल्स ट्रायंगल में, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा लॉजिक है जिससे हम इन वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं? ऑब्वियसली कोई ना कोई लॉजिक तो है ही। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें काम आ रहा है हमारे कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। तो वहाँ पर जो अब हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था NCR, जिसका मतलब होता है कि व्हेन वी हैव n थिंग्स एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कॉम्बिनेशन फॉर r थिंग्स एट अ टाइम। टोटल n चीज़ें हैं, उसमें से हम कितने ले रहे हैं, r एट अ टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम डिफाइन करते थे NCR से। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो NCR वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमको ये बताता है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो यहाँ हर एक रो पे हम ये NCR वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले रो में हमारा पावर कितना है, 0। तो हम ये मान रहे हैं कि पावर 0 है, यानी कि हमारे पास टोटल थिंग्स जो है वो 0 हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0C0, और पहली बार हम 0 थिंग्स एट अ टाइम ले रहे हैं। तो जब हम 0C0 कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1, ठीक है। उसी तरह से जब हम दूसरे रो पे जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि पावर 1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे NCR, फिर यहाँ पे NCR। अब पहले वाले टर्म के लिए आउट ऑफ 1 थिंग्स 0 एट अ टाइम ले रहे हैं, अगली वाली के लिए आउट ऑफ 1 थिंग्स 1 एट अ टाइम ले रहे हैं। तो बेसिकली अब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। थर्ड वाले केस में पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे n की जगह डाल दो 2, तो ये हो जाएगा 2C0 2C1 2C2। तीसरे वाले में पावर है 3, तो ये हो जाएगा n की जगह 3, सो 3C0 3C1 3C2 3C3। और ठीक उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमें एक पैटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो तुम्हें ये 3 वैल्यू मिलेगी। उसी तरह 2C1 कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 2 मिलेगा। NCR हम कैसे कैलकुलेट करते थे, जस्ट अ क्विक रिकैप, इसे हम कैलकुलेट करते थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। हम ऐसे ही करते थे। अच्छा, जिन बच्चों को ये याद नहीं है कि भाई फैक्टोरियल क्या होता था, तो उन्हें मैं याद दिला दूं कि n फैक्टोरियल का मतलब होता था कि n अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो n से जो है हम एक एक डिजिट कम करते जाएंगे, कब तक, 1 तक। और इन सब का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम डिफाइन करते हैं एज n फैक्टोरियल। जैसे कि अगर हम बात करें 5 फैक्टोरियल की, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर हम बात करें 20 फैक्टोरियल की तो हो जाएगा 20 × 19 × 18 × 17 × 16, ऐसे करते करते अप टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते थे फैक्टोरियल्स।
ठीक है, तो ये मेरा NCR हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, राइट। तो अब जो है एक बहुत मस्त चीज़ हो गई कि हमें जो है ना ये फॉर्मूला मिल गया जिससे हमें पैस्कल्स ट्रायंगल की ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके हेल्प से क्या हम कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं? अब मान लेते हैं कि अगर हमें a+b⁴ की वैल्यू निकालनी है, चाहे n कुछ भी हो, क्योंकि अब तो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें पैस्कल्स ट्रायंगल को ड्रॉ करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, राइट। तो a+b⁴ को हम क्या लिख सकते हैं इस केस में? तो अगर n पावर की हम बात करें तो पैस्कल ट्रायंगल में एक इसी तरह का रो बनेगा जो स्टार्ट किस चीज़ से होगा, NC0, फिर NC1, फिर NC2, NC3, NC4 ऐसे चलता जाएगा अप टू NCn, है ना। तो यानी कि वो मेरे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, NC0, NC1, NC2, NC3 एंड डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, NCn तक। तो ये मैंने पहले कोफिशिएंट्स लिख लिए, राइट। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो भी मेरी पावर की वैल्यू होती है ना उससे एक ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एक्सपेंशन में। जैसे कि हम इन सब में भी देख रहे हैं, पावर जब 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1, 0 + 1 1। पावर जब 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, 1 + 1 2। जब पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, 2 + 1 3। तो जब पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में होंगे n+1 टर्म्स। ठीक है, तो ये मेरे सारे टर्म्स होने वाले हैं, इनको इनके बीच में लगा दो प्लस साइन। ठीक है, अब जो है अब हम डालेंगे हमारे ये a और b को। तो हमें क्या पता है कि जो पहला वेरिएबल होता है यानी कि a जो है इसकी पावर धीरे धीरे घटती जाएगी। तो यानी कि इसकी पावर शुरू होगी a⁴n से, उसके बाद हो जाएगी a⁴n-1, फिर हो जाएगी a⁴n-2, फिर हो जाएगी a⁴n-3, और ऐसे करते 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 लास्ट वाले टर्म में हो जाएगा a⁴0 विच इज़ 1। ठीक है, तो यानी कि लास्ट वाले टर्म में हम a को लिख ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ये दूसरा वाला वेरिएबल है b, इसके साथ क्या होगा, b जो है शुरू से लेके लास्ट तक में वो बढ़ता जाएगा एक एक। तो शुरू वाले टर्म में b⁴0 यानी कि 1, उसके बाद b⁴1, उसके बाद b⁴2, उसके बाद b⁴3, ऐसे करते करते लास्ट वाले टर्म में हो जाएगा b⁴n। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, हमें तो एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिल गया। तो अब इस फॉर्मूले के हेल्प से जो है, चाहे हमारे पास n की वैल्यू जो मर्जी हो, चाहे n की वैल्यू 50 हो, 500 हो, कुछ भी हो, बट हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट बाइनोमियल थ्योरम इज़ ऑल अबाउट। तो इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमें एक एक्सप्रेशन दे देता है जो हमें किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन टू द पावर कोई भी नंबर हो, टू द पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको एक्सपैंड करने में मदद करता है। तो अब हमें मिल गया है बाइनोमियल थ्योरम का ये मस्त वाला फॉर्मूला, और इसके हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकेंगे। अब चूंकि ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा है तो कई बार इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो NC0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उसकी जगह हमने लिख दिया K, और हमने कह दिया कि K जो है इट चेंजेस फ्रॉम 0 to n। K की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके चेंज होती रहती है। हालांकि मैं बता दूं कि आप देखोगे कि आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना, कहीं पर भी मैं इसको लिखने वाली नहीं हूँ, ये कहीं काम आएगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो ऊपर हमने लंबा वाला फॉर्मूला लिखा है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है, राइट, जो हमें समझ आ चुका है। तो अब हमें किसी भी तरह के फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम यूं ही लिखेंगे एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं हमें अगर एक्सपैंड करना हो x+4 to the power 5, तो इसे कैसे करेंगे? तो इन जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन के लॉजिक के हिसाब से a+b⁴n क्या होता है, NC0 a⁴n प्लस NC1 a⁴n-1 b प्लस NC2 a⁴n-2 b² प्लस डॉट 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 प्लस NCn b⁴n।
ठीक है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से कोई भी इसे रटेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि कोफिशिएंट्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद a की पावर घटाते जाएंगे, फिर b की पावर बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस एक्सप्रेशन को हमेशा लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मेरा गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है x, b की वैल्यू दी हुई है 4 और n की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 4 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 x टू द पावर 5 प्लस 5c1 x टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 5c2 x टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2 प्लस 5c3 x to the power 2 into 4 to the power 3 plus 5c4 x into 4 to the power 4 plus 5c5 4 to the power 5। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद तो सिंपल है कैलकुलेशन। अच्छा, जब हम कॉम्बिनेशन से डील करते हैं तो हमें पता है, ऐसे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 5c0, बट जस्ट फॉर ईजियर कैलकुलेशन आप याद रख सकते हो ये कुछ चीज़ें कि nc0 जो है वो हमेशा 1 होता है, nc1 जो है वो भी हमेशा 1 होता है। चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, बट हमेशा आपको ये 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ जो आपको बहुत इजीली कैलकुलेट करने में मदद करेगी। ठीक है, तो 5c0 हो जाएगा 1, तो पहला टर्म हो जाएगा x टू द पावर 5। उसके बाद 5c1, जब भी nc1 रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है n। ठीक है, nc1 जब भी रहे तो इसकी वैल्यू हो जाती है n। तो चाहिए तो आप इसे भी प्रूफ करके देख सकते हो। ठीक है, तो 5c1 की जगह हो जाएगी ये 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 5c2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 4 स्क्वायर इज 16 एक्स क्यूब प्लस 5c3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 60। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर। उसके बाद 5c4 यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 that is 4 4s are 16, 4 4s are 16 and 16 into 16 x प्लस 5c5 फिर से 1 हो जाएगा एंड 4 टू द पावर 5 यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 4। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस, अच्छा अब जब भी इस तरह का रहता है तो हम इसमें ये लॉजिक लगाते हैं कि जैसे अगर मुझे ये कैलकुलेट तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू के बाद तो क्या है, वही 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा और 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जो है 3 फैक्टोरियल है, तो ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब नीचे 2 फैक्टोरियल है यानी कि 2 इंटू 1, तो 2 2s 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। तो जब भी फैक्टोरियल रिलेटेड कैलकुलेशंस रहें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे जो है हमारी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 160 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 640 एक्स स्क्वायर 1280 एक्स प्लस 1024। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर इस एक्सपेंशन को भी हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे, x का जो पावर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, राइट, और 4 का जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो नंबर है ना उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो फाइनली हमें बाइनोमियल थ्योरम समझ आ गया और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी। क्या? पहला तो ये कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा उसके इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है। इंडेक्स यानी कि पावर। जैसे अगर हम बात करते हैं a+b⁴ की, तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे मुझे? n+1। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे a+b² को जब एक्सपैंड करते हैं तो पावर कितना है? 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो हमारी पहली क्वांटिटी होती है, जैसे अगर हम बात करें a+b⁴ की, तो पहली क्वांटिटी क्या है? a का जो पावर है वो धीरे धीरे हर एक टर्म के साथ वो घटते जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब इसका हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो पहले टर्म में a की पावर होती है n और लास्ट वाले टर्म में तो बेचारा a होता ही नहीं है क्योंकि a का पावर हो जाता है 0। तो a का जो पावर है वो n से लेकर के 0 तक घटते जाता है विथ एवरी टर्म। और वहीं तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारा दूसरा क्वांटिटी होता है यानी कि b, उसके साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसका जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसीलिए पहले वाले टर्म में b होता ही नहीं है, लेकिन आखिरी वाले टर्म में b की पावर होती है n। तो यानी कि b का जो पावर है वो 0 से लेके n तक बढ़ते जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आपको याद है तो आपके सामने कोई सा भी एक्सप्रेशन रखा रहेगा तो यू विल बी सिंपली एबल टू एक्सपैंड इट। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि पहला क्वांटिटी का पावर घटते जाएगा, दूसरा क्वांटिटी का पावर बढ़ते जाएगा। राइट? चलो मैम, ये तो समझ आ गया कि भाई कुछ भी a+b⁴ के फॉर्म में रहेगा तो हम उसे कैसे एक्सपैंड करेंगे। मान लो अगर कुछ ऐसा रहा कि प्लस की जगह माइनस रहा, तब क्या होगा? जैसे कि x - y⁴ या फिर 1 + x⁴ या फिर 1 - x⁴ तो बच्चों हमेशा ये याद रखना है ना कि चाहे कुछ भी रहे, आप अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो एज इट इज़ अप्लाई करोगे, आपका फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? अगर साइन माइनस है, अगर x - y है, इसका मतलब है कि मेरा जो वो a+b⁴ वाला कॉन्सेप्ट था उसमें a की वैल्यू अभी क्या हो गई? x, b की वैल्यू अभी क्या हो गई? -y। बस उतना ही चेंज है। ठीक है, हालांकि फटाफट से हम ये तीनों स्पेशल केसेस को एक्सपैंड करके देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनल रिजल्ट में क्या चेंज आता है। स्पेशल केस की x - y⁴n, तो हम जैसे कि मैंने बताया हम एज यूजुअल बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा ही बाइनोमियल थ्योरम का जो a+b⁴n वाला फॉर्मेट है उसमें a की वैल्यू अब है x, b की वैल्यू अब है -y और n की वैल्यू n ही है। ठीक है, सो बस इतनी सी चेंजेस हैं। तो इसको जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा nc0 x⁴n प्लस nc1 x⁴n-1 इंटू -y प्लस nc2 x⁴n-2 इंटू -y का होल स्क्वायर प्लस nc3 x⁴n-3 इंटू -y का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा NCN, x तो x⁴0 हो जाएगा तो और y⁴n। ठीक है, -y⁴n ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक और स्टेप करके अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम क्या नोटिस करते हैं, इसका एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं NC0 x⁴n, अब यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा NC1 x⁴n-1 इंटू वाई। अगला वाला पॉजिटिव है क्योंकि -y का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस NC2 x⁴n-2 इंटू वाई स्क्वायर। उसके अगला वाला फिर से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -y³ नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -NC3 x⁴n-3 इंटू y³। तो ऐसे करते 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 जो मेरा लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, -1⁴n NCN y⁴n।
ठीक है। तो यानी कि जब कभी भी x माइनस वाई टू द पावर n के फॉर्मेट में रहे तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बिल्कुल सेम ही होगा, सिर्फ उसकी जो साइंस है ना वो ऑल्टरनेट साइंस हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे ही आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। वहीं अगर हम दूसरे स्पेशल केस की बात करें जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसमें तो कुछ खास स्पेशल है ही नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि इस केस में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x है, ठीक है। और इसके साथ जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका एक्सपैंड करते हैं इसको हम, तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी जो है सिंपल हो जाता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे NC0, अब पहला टर्म क्या है a इज़ 1, यानी कि 1 टू द पावर n जो कि क्या होगा 1, प्लस NC1 1 टू द पावर n माइनस 1, तो वो 1 ही रहेगा, तो हम सिर्फ b लिखेंगे, प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, और ऐसे करते करते NCn एक्स टू द पावर n। तो ये काफ़ी सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि जो पहला टर्म है वो 1 है, तो हर एक टर्म में जो है ना वो 1 की टू द पावर चाहे कुछ भी रहे वो 1 ही होगा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। उसी तरह से जो मेरा थर्ड स्पेशल केस है विच इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर n, वहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल 1 प्लस एक्स टू द पावर n के जैसा ही होगा, लेकिन जो साइन है वो ऑल्टरनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो ये हो जाएगा NC0 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। करते हैं एक क्वेश्चन, एक्सपैंड 2/x माइनस x/2 टू द पावर 5, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, a की जगह चाहे कोई भी वैल्यू हो और b की जगह भी चाहे कोई भी वैल्यू हो, बट हम अपना बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल उसी ढंग से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे जनरल फार्मूला में a था वो a यहाँ पे क्या है 2/x, और जो हमारे फार्मूले में b था वो b यहाँ पे क्या है x/2। तो बस इसी लॉजिक के साथ हम ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा NC0 a टू द पावर n, ठीक है। अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटली होगा। तो ये हो जाएगा 5C1 2/x टू द पावर 4 इंटू x/2 प्लस 5C2 2/x टू द पावर 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर माइनस 5C3 2/x टू द पावर 2 इंटू x/2 टू द पावर 3 प्लस 5C4 2/x इंटू x/2 टू द पावर होल 4 माइनस 5C5 x/2 टू द पावर 5। तो हम इसे इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, चूंकि इसकी पावर है 5 तो एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कोई टर्म मिस तो नहीं हुआ, राइट। जो भी पावर है +1 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल है, तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ना मैं बार बार पूरा नहीं करूँगी क्योंकि एकदम प्रिटी सिंपल कैलकुलेशन है ना, ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बचे एंड वी डू नॉट एंड अप वेस्टिंग ऑल द टाइम इन जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब ये 5C0 की जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। उसके बाद अगला टर्म जो है 5C1 ये भी हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, यानी कि 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, और नीचे यहाँ पे एक 2 भी है। तो जब सबको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 40 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर x है नीचे x टू द पावर 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x टू द पावर 3 बचेगा। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +20/x, ये हो जाएगा -5x प्लस 5/8 x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पर अगर तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल एक्सपेंशन, ठीक है। पावर था 5, इसीलिए यहाँ पे टर्म्स कितने हैं 6। अगर पावर की बात करें कि कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है, तो पहले वाले टर्म में जो x था वो नीचे था,
राइट, डिनोमिनेटर में था। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर वाले x की जो पावर है वो धीरे धीरे घटती गई, ठीक है। और जो दूसरा टर्म है उसमें देखो x जो है वो न्यूमरेटर में है, तो इसीलिए न्यूमरेटर वाले x की जो पावर है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, राइट। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज अगर ये किसी कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि यार ऐसा था कि पहले टर्म का जो है वो पावर घटना था, दूसरे का बढ़ना था, तो यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों ही टर्म में जो है ना x इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर भी जो आप पैटर्न देख रहे हो पावर चेंज होने का वो भी उसी टाइप से है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हम सिंपली बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसे लगा रहे हैं और कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि भाई 98 टू द पावर 5 की वैल्यू निकालो। कई बार क्या होता है हम अचानक से ना बौखला जाते हैं कि यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा क्या, लेकिन लगेगा कैसे। देखो 98 जो है ना वो 100 के बहुत क्लोज है, तो हम 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2, और जहाँ 98 को 100 माइनस 2 लिख दिया ये क्या बन गया 100 माइनस 2 टू द पावर 5। तो ये मेरा a प्लस बी टू द पावर n वाले फॉर्म में ही तो आ गया, तो हम इसे आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी, है ना। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं। उसी तरह कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 1.1 टू द पावर 1000 सॉल्व करो। इसमें क्या करेंगे, अब 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1000। अब इसको भी वही एक्सपैंड कर दो थ्योरम के हिसाब से। तो ये बाइनोमियल थ्योरम लगाने से ये क्वेश्चंस आसान क्यों हो गए, क्योंकि इसका एक टर्म तो 1 हो गया और हमने देखा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपैंडेड फॉर्म होता है ना वो और ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें से a और b में से एक टर्म अब 1 है, तो एक तरह से एक टर्म जो है ना मेरे सारे एक्सपेंशन के टर्म्स में से गायब हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशंस को काफ़ी सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला जाएगा कि बताओ कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे बेसिकली क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इसको हम 64 इंटू k के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ पर k क्या है, k इज़ एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मुझे बेसिकली यही प्रूफ करना है। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब है कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है दिस इज़ डिविजिबल बाई 64, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या पता है अपने बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से, हमें पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर m, इसको अगर मुझे एक्सपैंड करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं MC0 प्लस MC1x प्लस MC2x स्क्वायर डॉट 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 अप टू MCMx टू द पावर m। तो ये मुझे बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी पता है और यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे। कैसे, अभी जैसे देखते हैं कि हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये 64 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर जो 9 का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो 9 जो है और 64 जो है दे आर नॉट लाइक फैक्टर और मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस 9 को ब्रेक करके ना 1 प्लस 8 लिख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उसका तो हमें हर एक टर्म में 8 या फिर 8 का मल्टीपल मिलता रहेगा, राइट। क्योंकि जब 1 प्लस एक्स आप करते हो तो क्या होता है, हर टर्म में x या x स्क्वायर या x टू द पावर 3 ऐसे आते रहता है। उसी तरह जब आप इसको 1 प्लस 8 कर दोगे तो आपको हर टर्म में 8 मिलने लगेगा। उससे क्या होगा, आपको थोड़ी आसानी होगी टू फाइंड आउट इफ इट इज़ डिविजिबल बाई 64 और नॉट, ठीक है। क्लियर है ये, चलो तो करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 9 टू द पावर n प्लस 1 इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मेरा बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसके साथ अगर इसे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 8 है और m की वैल्यू यहाँ पर n प्लस 1 है। तो ये वाली वैल्यूज़ को डालते हैं हम इस बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 9 टू द पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n प्लस 1
C0 प्लस n प्लस 1 C1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 C2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 Cn प्लस 1 8 टू द पावर n प्लस 1। तो हम इस तरीके से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस 1 C0 ये क्या हो जाएगा 1, n प्लस 1 C1 ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे इंटू 8 भी है तो 8 इंटू n प्लस 1, ठीक है। प्लस अब इसके आगे के जितने भी टर्म्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे रहेंगे 8 स्क्वायर, फिर 8 क्यूब, फिर 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अब सारे टर्म्स के इस तरीके से तो हम कैलकुलेट करते नहीं बैठ सकते हैं, राइट, क्योंकि एनीवेज हमारा इसकी वैल्यू निकालना एम भी नहीं है, हमारा एम कुछ और है। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई 64 है या नहीं, हमें सिर्फ इसे 64K के बराबर प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आगे के जितने भी टर्म है ना, इन सारे टर्म में हम देखते हैं कि 8 स्क्वायर जो है वो कॉमन है, राइट। सब में 8 स्क्वायर तो है ही पक्का से, और 8 स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर 64 भी है। तो चलो 8 स्क्वायर को जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर इसे कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 1 C2 प्लस जो इसका अगला टर्म है जो हमने लिखा नहीं है बट उसका अगला टर्म क्या होगा n प्लस 1 C3 इंटू 8, क्योंकि आइडियली उसमें होगा C3 इंटू 8 टू द पावर 3, बट उसमें से 8 टू द पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा 8। उसी तरह से प्लस डॉट 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 चलते रहेगा, और फिर जो लास्ट टर्म है वो होगा n प्लस 1 Cn प्लस 1, 8 टू द पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 पहले था उसमें से 2 तो निकाल लिया है तो n प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 8 टू द पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8n प्लस 8, राइट। तो 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 और 8n, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8n प्लस 64, और उसके बाद अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं k, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर हम NCn n प्लस 1 C3 इस तरीके से जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इन सब की वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये सारा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने इसके बदले में लिख दिया k, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 9 टू द पावर n प्लस 1। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आएँ तो क्या होगा 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64K, और हमें यही प्रूव करना था। दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव, राइट। तो ये प्रूव कर दिया, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ नहीं आता है कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का रोल कहाँ पे है। तो इसका जो सबसे ट्रिकी पार्ट था, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट था वो था ये, जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से इसमें बाइनोमियल थ्योरम को लगाएं। चलो, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया से समझ आ रहा है सबको, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ये एक्सपेंशन की ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, राइट। जैसे हम NC0 से शुरू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं NCn वाले टर्म तक, राइट। तो बहुत सारे टर्म्स हैं। अब अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एक्सपेंशन हो जिसके अंदर लेट्स से 30 टर्म्स है, और मुझे सिर्फ ये जानना है कि उसका 6th टर्म क्या होगा, उसका 6ठा टर्म क्या होगा। अब 6th टर्म को जानने के लिए भी मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है, राइट। या फिर अगर मुझे उसका 18th टर्म जानना है, वो जानने के लिए भी मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर हम इसका जो पैटर्न है ना, क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो करता है, राइट, इसके सारे जो टर्म्स हैं पैटर्न फॉलो करते हैं। इस पैटर्न को देख करके हम क्या करेंगे कि किसी भी एक जनरल टर्म के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, ताकि क्या होगा वो भी एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। और जब भी मैं पूछूंगी चलो 15th टर्म निकालो, 4th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, और हम फटाफट निकालेंगे, हमें उसे पूरा एक्सपैंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे। तो हम वापस वही अपने जो जनरल एक्सप्रेशन था बाइनोमियल का उसको देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये है हमारा फर्स्ट टर्म,
तो ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और इस ऐसे करते करते टोटल कितने टर्म्स हैं, चूँकि पावर n है तो टोटल n+1 टर्म्स हैं। तो यानी कि ये जो लास्ट वाला है ये मेरा n+1th टर्म है, उससे पहले वाला जो है वो nth टर्म है, राइट। अगर अब हम इन सारे टर्म्स के पैटर्न को देखें, इनको देखते हुए हम कोई भी एक जनरल टर्म का एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि जैसे मान लेते कभी ऐसी सिचुएशन आती कि भाई किसी एक्सपेंशन में 50 टर्म है और मुझे 27th टर्म को निकालना है, तो अगर एक फॉर्मूला रहेगा हैंडी तो हम डायरेक्टली उस 27th टर्म को निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको देखते हुए हम निकालेंगे जनरल टर्म r+1th टर्म की वैल्यू। अब आप पूछोगे r+1th टर्म क्यों, हम rth टर्म भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। r+1th टर्म सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर r+1th टर्म होगा तो नीचे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r। तो मेरा जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में रहेगा, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है। तो अगर r+1th की बात करें तो उस केस में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मेरा NCR हो जाएगा। इन सब का हम फॉर्मेट देख रहे हैं कि नीचे का जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या हो जाता है, r+1 से वो एक छोटा होगा, यानी कि r+1 -1, तो ये हो जाएगा NCR, ठीक है। अब a की बात करते हैं तो a का पावर कितना हो जाएगा। इन सब केसेस में हम क्या देखते हैं, जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो a का पावर होता है n, ठीक है। जब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो a का पावर होता है n-1, थर्ड टर्म की बात करते हैं तो n-2, मतलब जितने वाले टर्म की बात करते हैं उससे एक कम जो होता है उसे हम n से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम r+1th टर्म की बात कर रहे हैं तो r+1 से एक कम क्या हो जाएगा, r। तो a के ऊपर जो पावर होगा वो n-r हो जाएगा, ठीक है। हमें ये कहाँ से पता चला, लुकिंग एट दिस पैटर्न फ्रॉम हियर, तो इसीलिए a⁻n-r हो जाएगा। b का पावर क्या होगा, b का पावर जो है, जैसे अगर हम सेकेंड टर्म निकालते हैं तो b का पावर होता है 1, मतलब 2 से एक कम। अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो b का पावर होता है 2, यानी कि 3 से एक कम। तो उसी तरह b का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+1 से एक कम, यानी कि r। तो अब आप देख रहे होगे कि फॉर्मूले में ना हर जगह अगर हम r+1th टर्म निकाल रहे हैं तो हर जगह r+1 से एक कम जो है ना उसका ज़्यादा यूज़ है। तो इसीलिए अगर हम rth टर्म निकालते हैं ना तो हर जगह ये r-1, यहाँ पे r-1 आता, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए एज अ कन्वेंशन हम कहते हैं कि r+1th टर्म जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब कोई भी टर्म आपको निकालना है आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2y⁻12। अब मुझे इसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि r+1th टर्म कैसे निकालते हैं। सो tr+1 क्या होता है, NCR a⁻n-r b⁻r, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, राइट। सो t4 को हम कैसे लिख सकते हैं, t3+1, तो यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे है 3, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 12 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। a मेरा क्या है यहाँ पे x और b क्या है 2y। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं tr+1 यानी कि t3+1 क्या हो जाएगा, NCR 12c3 a⁻12 -3 b⁻3, ठीक है। अब हम a और b की वैल्यू भी डाल देंगे, 12c3 हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 फैक्टोरियल। a की जगह हम लिख सकते हैं x, तो 12 - 3 होगा 9, तो ये हो जाएगा x⁻9। b की जगह, अच्छा 1 सेकेंड, b की जगह हम 2y नहीं लिख सकते हैं भाई, -2y लिखना है क्योंकि यहाँ पर x -2y है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2y⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में जो है एक 9 फैक्टोरियल का टर्म है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 9 फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा x⁻9 और ये हो जाएगा -8y³। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 और इधर रहेगा x⁻9 × -8y³, तो 6 2 = 12
तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 10 यानी कि 220 इंटू 8, तो ये हो जाएगा -1760 x टू द पावर 9 y टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपैंड हमने किया भी नहीं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने बता दिया कि इसका चौथा टर्म क्या होगा। तो चलो भाई, जनरल टर्म निकालने का तरीका तो हमने देख लिया। अब अगर मैं आपसे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ के पूछूं कि एक a प्लस बी टू द पावर n का एक एक्सपेंशन किया हुआ है, अब मुझे चाहिए कि इसका मिडिल टर्म बता दो तुम मुझे। इतने सारे टर्म्स हैं, मुझे क्या पता कौन सा वाला मिडिल टर्म होगा, बट हम पता कर सकते हैं। तो इसमें हम दो केसेस की बात करेंगे। पहला केस लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो n की वैल्यू है, जो n है, दैट इज एन इवन नंबर, यानी कि जो ये a प्लस बी टू द पावर n हम लिख रहे हैं उसमें n इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 इस टाइप की कोई वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में वो कितने होंगे? पावर कितना है n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n प्लस 1। हमने क्या कहा कि n इवन है, तो इवन नंबर के साथ हम प्लस 1 कर रहे हैं, तो वो कैसा नंबर होगा? अगर 2 के साथ प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 4 के साथ प्लस 1 करेंगे 5 आएगा। तो बेसिकली किसी भी इवन नंबर के साथ हम एक ऐड कर देंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा, राइट। तो यानी कि इस केस में जो मेरा एक्सपैंडेड फॉर्म होगा उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। या तो उसमें 3 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, 7 टर्म होंगे, 9 टर्म होंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स है। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसका अगर मुझे मिडिल टर्म निकालना है, कौन सा वाला मिडिल टर्म है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस वाले टर्म के इस तरफ भी 4 टर्म्स हैं और इस तरफ भी 4 टर्म्स हैं, तो ये मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा, राइट। तो यानी कि इस केस में हमारा एक मिडिल टर्म होगा, 1 सिंगल मिडिल टर्म, ठीक है। अब वो मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा वो मैं अभी तुरंत बताऊंगी, ठीक है। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो n है वो ऑड नंबर है, यानी कि a प्लस बी टू द पावर n जो है ना, उसमें n की वैल्यू कुछ 5, 7, 9, 11 इस टाइप की है। तो अगर वो वैल्यू हमारी ऑड है तो इसका मतलब है एक्सपैंडेड फॉर्म में कितने टर्म्स होंगे? n प्लस 1। अब ऑड नंबर के साथ प्लस 1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर, यानी कि अब मेरा एक्सपैंडेड फॉर्म में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? कौन सा नहीं, मिडिल टर्म कितने होंगे? ये एग्जाम्पल लो, इसमें कितने हैं? 10 टर्म्स हैं। तो क्या इसमें ये मेरा मिडिल टर्म बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इधर 4 हैं बट इधर तो 5 है, तो ये मिडिल कैसे हुआ? नहीं हुआ। चलो फिर इसको बनाते हैं मिडिल। इसको मिडिल बनाएंगे तो इधर 5 है और इधर 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस केस में मेरे 2 मिडिल टर्म्स हैं, तो ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं। क्यों? अगर ये दोनों मिडिल टर्म है तो इधर भी 4, इधर भी 4, तो इसीलिए ऐसे केसेस में मेरे 2 मिडिल टर्म्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 2 सिचुएशन हमने देखा। पहला सिचुएशन जहाँ पर n जो है वो इवन है, तो अगर n की वैल्यू इवन है तो मेरे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और उस केस में मेरा एक मिडिल टर्म होता है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो मेरे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और मेरे 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो एक मिडिल टर्म या 2 मिडिल टर्म्स होते हैं ये कौन से वाले टर्म होते हैं, कौन से नंबर का टर्म जो है वो मिडिल टर्म होता है, वो कैसे निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। दोनों केसेस के लिए फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होगा। जब हम बात करते हैं कि n इवन है और n प्लस 1 ऑड है, तो इस केस में मेरे कितने मिडिल टर्म्स होते हैं? एक। और वो मिडिल टर्म कौन सा वाला टर्म होता है? n प्लस 1 n/2 प्लस 1th टर्म, ये होता है मेरा मिडिल टर्म। और वहीं दूसरी तरफ जब n की वैल्यू ऑड होती है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है, उस केस में हमारे 2 मिडिल टर्म्स होते हैं और वो कौन से वाले होते हैं? n प्लस 1/2th टर्म और n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। सो ये दोनों हो जाते हैं हमारे 2 मिडिल टर्म्स। तो अब हम देखते हैं कि इनके हेल्प से हम कैसे मिडिल टर्म्स को निकालते हैं। So let us look at this question. Find the middle terms in the expansions of 3 minus x cube by 6 to the power 7. ठीक है, तो यहाँ पर टू द पावर कितना है? 7 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा
इसके एक्सपेंशन में वो कितना हो जाएगा, n+1 यानी कि 7+1 यानी कि 8। 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है, तो यानी कि टोटल हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इस केस में मिडिल टर्म 1 होगा या 2 होंगे, तो इस केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे। और वो 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा n+1/2th टर्म और दूसरा होगा n+1/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो n+1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 7, 7 + 1 8/2 यानी कि 4th टर्म एंड 4 + 1 5th। सो 4th एंड 5th टर्म जो है ये इसके मिडिल टर्म्स होंगे। तो अब हमें 4th और 5th टर्म्स निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, चलो 4th टर्म निकालते हैं। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T3 + 1, क्योंकि हम R + 1th टर्म के कॉन्सेप्ट पे ही हम फॉर्मूला को लिखते हैं, राइट। सो T3 + 1 हो जाएगा, तो यानी कि इस केस में R की वैल्यू क्या हो गई, 3 और N की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ को लेके हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा NCR यानी कि 7C3 a⁻n−r। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो a⁻n−r और b की वैल्यू है -x³/6, b⁻ हो जाएगा r यानी कि 3। ठीक है, तो अब इसे हम आराम से खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, 7C3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट दिस, तो ये जो है आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे 5th टर्म, तो इसको हम लिखेंगे T4 + 1, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस R की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। तो R की वैल्यू को 4 लेके हम निकालेंगे NCR यानी कि NC4 3⁻7 - 4 इंटू -x³/6 टू द पावर 4, और इसको भी आप कर लोगे कैलकुलेट, और इस तरीके से निकल जाएंगे 4th एंड 5th टर्म्स जो कि हैं हमारे मिडिल टर्म्स। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा वीडियो, इसके अंदर हमने पूरा थ्योरी कवर किया, काफ़ी सिंपल स्वीट शॉर्ट सा लेसन था, काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि मैं चाहती थी कि इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम हर वेराइटी के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए इस पूरी वीडियो को देखने के बाद NCERT के एक्सरसाइजेस को खोलो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, जिसमें आप अटक जाओ थोड़ा वेट करो, मैं अगला वीडियो जल्दी लाऊंगी जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।